बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने केबल्स को स्टडी किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं आर्चेस। आर्च, एक सिंपल आर्च की फिगर आपको सामने नज़र आ रही है, और जो भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आर्चेस के, वो भी आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एक आर्च जो है वो आपको पहले भी आइडिया है उसका। इट्स अ कर्व स्ट्रक्चर, और ये डिफरेंट तरह से लोड ले सकती है। नीचे आपको फिगर भी नज़र आ रही है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आर्च के ऊपर ब्रिज जो है वो बनाया गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अबटमेंट्स हैं 2, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आप ऊपर देखें तो आपको क्राउन नज़र आएगा, जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है आर्च का, उसको हम क्राउन कहेंगे। क्राउन से लेके अबटमेंट या स्टार्ट ऑफ द आर्च तक जो हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड हॉन्च, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हॉन्च का जो नीचे वाला हिस्सा है वो इंट्राडॉस है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्राडॉस कहलाएगा। और स्प्रिंग लाइन वहाँ वो है जहाँ से बेसिकली आर्च स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, यानी अबव दी अबटमेंट। तो ये कुछ बेसिक जो नाम हैं वो पता होने चाहिए एक आर्च के। और आगे हम देखते हैं कि आर्च की कितनी टाइप्स हैं और वो टाइप्स किस बेस पे हैं। बेसिकली सपोर्ट्स की बेस पे आर्च को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जो हैं वो फिक्स्ड हैं, तो इसको हम फिक्स्ड आर्च कहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 हिंज सपोर्ट आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम 2 हिंज आर्च कहेंगे। कुछ आर्च जो कि ज़्यादातर हम बल्कि यूज़ भी करेंगे, जो हमने जिसका एनालिसिस करना है, क्योंकि जो 2 हिंज आर्च है उसका एनालिसिस करना या उसके अंदर जो भी फोर्सेस हैं उनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बन जाता है कि 3 हिंज्ड आर्च, यानी एक आर्च जो है वो उसके क्राउन की जगह पे भी आ जाती है। तो 3 हिंज्ड आर्च होने से ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर 2 हिंज्ड आर्च है तो वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर रहेगा। और एक टाइड आर्च है जिसके अंदर नीचे टाई रॉड है, जो कि ऑब्वियसली टेंशन में रहेगा अगर कोई भी लोड उसके ऊपर आता है आर्च के ऊपर। तो ये मेन टाइप्स हैं आर्च की। आगे हम देखते हैं, बल्कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड आर्च, जिसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया। आगे हम देखते हैं कि 3 हिंज आर्च के अंदर लोड कैसे लग रहा है, और वो लोड जो है उसकी वजह से रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। तो अगर हम अज्यूम करें कि एक लोड ऐसे लग रहा है P1 और एक ऐसे लग रहा है P2, पॉइंट्स हैं A, B, C, और B कोई भी पॉइंट है आर्च के अंदर, दैट इज़ पॉइंट D, तो उससे क्या लोड्स बनेंगे। तो ए सपोर्ट हिंज है, तो AX और AY एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह PX और BY भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जो सेंटर में हिंज है, अगर वहाँ से आर्च को 2 टुकड़ों में अलहदा कर लेंगे तो आपको 2 रिएक्शन जो हैं वो CX और CY भी मिलेंगे। और ये 2 रिएक्शंस अगर आर्च आप जोड़ देते हैं तो ये रिएक्शंस आपस में एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। अगर आप एक आर्च को अलहदा करते हैं तो ये रिएक्शंस जो हैं वो एज रिएक्शंस आपको नज़र आएंगे। और इसी तरह आप देख भी रहे हैं कि जैसे ही आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड को अलहदा किया है तो आपको AX, AY, CX और CY नज़र आ रहे हैं, और साथ जो लोड लग रहा है P1 लेफ़्ट साइड पे, और जितना CX लेफ़्ट साइड पे लग रहा है बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू के साथ राइट साइड पे लग रहा होगा, और इसी तरह CY के साथ भी है। तो यानी ये दोनों जब मिलेंगे तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और एक आर्च को आप कहीं से भी किसी भी सेक्शन से अगर उसको देखें तो यहाँ पे आपको 3 तरह की फोर्सेस मिलेंगी, तकरीबन उसी तरह जिस तरह आपने फ्रेम्स में देखा था। एक जो है वो शेयर फोर्स है, दैट इज़ VD पॉइंट से हमने किया इसलिए VD कह रहे हैं, एक शेयर फोर्स है। एक आपको मोमेंट नज़र आ रही है, और एक है नॉर्मल फोर्स, जो कि आप जहाँ से सेक्शन लेंगे वहाँ पे जो एक्सिस बनेगा
उसके लॉन्ग लगेगी। वही फोर्सेस हैं जिस तरह आपने फ्रेम में देखा था, और तरीका भी हमारा सॉल्व करने का उसी तरह का होगा, एनालिसिस करने का तरीका भी वही होगा कि पहले हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम जो फोर्सेस हमें कहा गया किसी भी पॉइंट के अंदर वो फाइंड आउट करेंगे। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल फ्रेम को देखते हुए मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब आपको रिजॉल्व करनी पड़ती है फोर्स किसी एक्सिस के लॉन्ग। तो इस प्रॉब्लम को ज़रा जूम करके देख लेते हैं। लेफ़्ट से राइट देखना शुरू करें। अगर ए है एक हिंज बी है, और जो थर्ड हिंज है दैट इज़ सी। जो डिस्टेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें तो टोटल 40 मीटर्स है। ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक 10 मीटर्स, डी से सी 10, सी से जो नेक्स्ट लोड लग रहा है 60 किलोन्यूटन का वहाँ तक 8 मीटर्स, और 12 मीटर है लोड से लेके पॉइंट बी तक। वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो ए से लेके सी तक 10 मीटर्स है, और ए से लेके डी तक 8 मीटर्स। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है कि जो लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन, वहाँ पे जो आर्च का एक्सिस बनता है, यानी ये एक्सिस जो आर्च की सेंटर लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके अलावा लोड्स जो है वो मेंशन्ड है। 100 किलो न्यूटन डी पे लग रहा है, और एक दूसरे पॉइंट है वहाँ पे 60 किलो न्यूटन लग रहा है जो कि बी पॉइंट से 12 मीटर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें हमने सबसे पहले तो ये करना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के रिएक्शंस हमें निकालने हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो सेक्शन डी है, यहाँ से अगर आप सेक्शन काटेंगे तो वहाँ पे जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या आती हैं, और इंटरनल फोर्सेस हमने देख लिया है कि शेयर, नॉर्मल फोर्स और मोमेंट, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इस सेक्शन को अलग करके देखना है, और उसके लिए ये रिएक्शन निकालने ज़रूरी है। यहाँ पे तो निकले हुए नज़र आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड पे अगर आप इक्वेशंस देखें तो वहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन है, जिसके बाद ए एक्स 86 किलो न्यूटन आया है और ए वाई 93 किलो न्यूटन कैलकुलेट हुआ। तो कौन सी कैलकुलेशन हैं? सबसे पहले ए पॉइंट पे मोमेंट ली, और वही तरीका आप हमेशा याद रखेंगे कि एक साइड की मोमेंट अगर आपने काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ली है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लें, और हर पॉइंट को देखें कि उस पॉइंट पे जो भी लोड लग रहा है कहाँ से आ रहा है और वहाँ से लेके डिस्टेंस क्या बनता है। जैसे अगर आपने ए पॉइंट पे मोमेंट 0 ली है तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट से गुजरने वाले तो कोई भी लोड या फोर्स नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए मोमेंट आर्म 0 है। तो सबसे पहले ये बी एक्स भी उसके अंदर से चला गया, तो बी वाई इस तरह मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है, पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। तो बी वाई इंटू 40 मीटर्स ये डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद 100 लिखा हुआ है। 100 को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरह मूव कर रहा है, और जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर्स। तो 100 इंटू 10, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, और हमने पहले काउंटर क्लॉकवाइज बी वाई जो था वो पॉजिटिव लिया था, तो 100 के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। उसके बाद 60 है। 60 भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और डिस्टेंस जो है वो ये है 8 + 10 दैट इज़ 28। तो -60 इंटू 28, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बी वाई 67 किलो न्यूटन। उसके बाद हम इस जो सेक्शन है सी और बी उसको अलहदा करेंगे, और एम सी पे मोमेंट लेंगे, और राइट साइड के जो फोर्सेस हैं सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो उसी तरह जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि जो काउंटर क्लॉकवाइज हैं वो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज हैं वो नेगेटिव। तो आप जो भी बी एक्स आपका जो कैलकुलेट होगा, क्योंकि बी वाई ऊपर कैलकुलेट कर लिए, तो बी एक्स आपका जो कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। फिर आप समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 को जब करेंगे तो आपके पास ये दोनों भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो जब ये कैलकुलेट हो गए हैं तो आप इस सेक्शन को अलहदा करके सेक्शन डी के लिए, यानी पॉइंट डी के ऊपर जो भी फोर्सेस बन रही हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखें अगर, तो कुछ सेक्शन अलहदा करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। यहाँ पे आपके पास जब आप सेक्शन अलहदा करेंगे पॉइंट डी से पीछे, तो आपके पास ये दो फोर्सेस लग रही होंगी 93 और 86, जो कि हमने ऊपर ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में कैलकुलेट की थी।
अब इशू सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो पॉइंट डी है उसके ऊपर जो एक्सिस बनता है वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जबकि यहाँ पे जो लोड्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग हैं। तो हमने जब इस पॉइंट पे आना है तो एक्स और वाई एक्सिस की फोर्सेस को अलॉन्ग दी एक्सिस यानी इस तरफ और परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस जो कि पॉइंट डी पे बनता है उसमें हमने उसको उसके पार्ट्स करने हैं उस तरह कि हमारा एक यानी अगर 93 है उसका रिएक्शन ऐसे नीचे लग रहा है 93 में तो उसको हमने दो पार्ट्स में कंपोनेंट्स बनाने हैं, एक जो कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द आर्च होगा और एक वो जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द आर्च होगा। जो परपेंडिकुलर होगा वो शेयर फोर्स बनेगा और जो अलॉन्ग द एक्सिस होगा वो हमारा नॉर्मल फोर्स बनेगा और फिर ऑब्वियसली हम यूज़ करके तो मोमेंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 93 है जो कि अपवर्ड है, इसको जब हम यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे यानी इक्विलिब्रियम फोर्सेस के तहत तो यहाँ पे 93 नीचे आपको नज़र आ रहा है मेंशन्ड है। दूसरा है 86 इधर, तो यहाँ पे 86 टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो दो फोर्सेस हैं 86 और 93, इनको आपने इस तरह इनके कंपोनेंट्स बनाने हैं कि एक जो है वो अलॉन्ग द एक्सिस हो और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो, जो कि वहाँ पे आर्च के मुताबिक एक्सिस हम देखेंगे जो कि ये लाइन बनती है जिसको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 20 डिग्री एंगल है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। तो जब ये दो तरह के फोर्सेस को यानी 86 को और 93 को हम उसके पार्ट्स बनाएंगे तो वो चार पार्ट्स बनेंगे। दो कंपोनेंट्स जो हैं वो अलॉन्ग द एक्सिस होंगे, 86 का एक कंपोनेंट और 93 का एक कंपोनेंट, और दो कंपोनेंट जो हैं वो इस तरफ को होंगे यानी परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, वो भी एक 86 का और एक 93 का। तो इसके अंदर सिर्फ एक कन्फ्यूजन होती है कि जब आप दोनों को इकट्ठा देखते हैं तो आपको एंगल देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आप क्या करेंगे कि एक वक्त में एक कंपोनेंट को देखेंगे। जैसे हम अगर 86 को देखें, 86 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस, असल में जो एक्स एक्सिस है उसमें है टुवर्ड्स दी नेगेटिव साइड यानी वो लेफ़्ट पे जा रहा है, जबकि हमने उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं इस तरह। तो अगर आप इस फोर्स को देखें 86 को, तो वो यहाँ पे जिस एक्सिस पे हमने कंपोनेंट बनाना है वहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब हम असल में जो किसी फोर्स को भी करते हैं जिसके यहाँ पे एक्सिस हों, अगर ये वेक्टर है, अगर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई कंपोनेंट बनाना है तो हम ये एंगल देखते हैं और हम कहते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज़ वेक्टर कॉस थीटा, और जो यहाँ पे इस तरह जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर साइन थीटा। तो यहाँ पे भी उसी तरह की फिगर बन रही है कि आपका जो असल में वेक्टर है 86, थीटा आपका 20 डिग्री है, और आपने इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर उसका कंपोनेंट बनाना है जो कि आपको ब्लू के अंदर नज़र भी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ 86 कॉस 20, जबकि जो वाई एक्सिस आप कह सकते हैं उसको, यानी इस सीन के लिए ये वाई एक्सिस बन गया, तो वो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ 86 साइन 20। तो आपका जो 86 एक वेक्टर है या जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, 86 कॉस 20 जो कि ये है और 86 साइन 20 जो यहाँ पे है। और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो दोबारा आप इसी तरह फिगर बना के देख सकते हैं कि आपका जो भी वेक्टर है, जो भी फोर्स है, उसको आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं तो वो किस तरह होंगे। हमेशा नियरेस्ट एक्स एक्सिस तक अगर आप लेते हैं थीटा को, तो आपका जो एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट आता है दैट इज़ वेक्टर कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट आता है दैट इज़ वेक्टर साइन थीटा। अगर आप थीटा को वाई एक्सिस की तरफ ले लें, जैसे ये है, अगर ये थीटा हो और ये वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट यहाँ वाला कॉस थीटा होगा और यहाँ वाला साइन थीटा होगा। तो ये चीज़ अगर आपने याद रखी हुई है तो आपको कंपोनेंट्स बनाने में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि दो फोर्सेस हैं तो वो आपको मिक्स अप हो जाएगा कि आपको चार फोर्सेस इकट्ठी नज़र आ रही होंगी। तो अगर 93 को आप देखें, 93 यहाँ से नीचे आपको नज़र आ रहा है कि असल में वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसके कंपोनेंट बनाने हों तो आप उसी तरह जिस तरह आपने 86 का किया था उसी तरह आप देखेंगे कि इसका एक्सिस कैसे बनेगा। एक एक्सिस इधर है और एक एक्सिस इधर आपको नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पे आपका जो एंगल है दैट इज़ 20, और ये टोटल अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज़ 90। तो जो 20 यहाँ पे था वहाँ से और 90 ऐड होके तो यहाँ पे जो बचेगा दैट इज़ 20। तो यानी आपका जो कंपोनेंट, अगर आप थीटा को देखना चाहते हैं, ये आपका वेक्टर है या फोर्स है 93, ये आपका एक्सिस है और ये एंगल आपका बनेगा 20। तो इसके लॉन्ग जो आपका कंपोनेंट बन रहा है दैट इज़ 93 cos 20, और जो इसके परपेंडिकुलर है दैट इज़ 93 sin 20, दैट इज़ 90 डिग्री, और इस तरफ 20 है तो इधर रह गया 20। तो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ आती देख के, तो आपको बेहतर यही होगा कि आप ख़ुद एक दफ़ा इसको प्लॉट करें। पहले 86 को लिखें, उसके दो कंपोनेंट बनाएं, उसके बाद 93 को लिखें, फिर उसके दो कंपोनेंट बनाएं और उनकी डायरेक्शंस को देखें और उनका रिजल्टेंट लें। जब तक आप ख़ुद नहीं करेंगे तब तक ये देखने में तो इजी लगेगा, समझ आ जाएगी, लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे आपको सही तरह से क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप नॉर्मल फोर्स को देखते हैं, नॉर्मल फोर्स वो है जो कि लॉन्ग दी एक्सिस है, तो आपको दो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, 86 cos 20 और 93 sin 20, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो आप साथ जो इक्वेशन लिखी गई है वहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों को ऐड किया है, 86 cos 20 प्लस 93 sin 20। और अगर आप शेयर के लिए देखते हैं तो दो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं, 86 sin 20 और 93 cos 20, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और यहाँ पे थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो जब आप एक को यानी 93 cos 20 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस तरफ की शेयर को पॉजिटिव अज्यूम किया यहाँ पे। और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, जैसे अगर यहाँ पे 58 आया, तो इसका मतलब है कि जो आपकी शेयर निकल रही है, कैलकुलेट हो रही है, वो इस डायरेक्शन में है। तो एक यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर को देख लें, यहाँ माइनस आएगा, और बाकी इसको सॉल्व जब खुद करेंगे तो आपको सही तरह समझ आ जाएगी कि कैसे कैलकुलेशन हुई है, कैसे कंपोनेंट्स बने। उसके बाद मोमेंट के लिए यहाँ पे डायरेक्टली 242 लिखा हुआ है, बट ऑब्वियसली जिस तरह आपको बताया था कि आप अगर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं तो 93 ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन 93 नीचे लग जाएगा। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पे कोई मोमेंट लेते हैं, लेट से वो इस डायरेक्शन में कोई वैल्यू आती है x, तो यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में x लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेनी है। कैसे लेंगे कि यहाँ पे अगर 93 को देखें तो वो इस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा, 93 इंटू 10 930, और अगर 86 को देखें इस पॉइंट के लॉन्ग तो वो इस तरह घुमा रहा है, तो 86 इंटू 8 यानी 93 इंटू 10 माइनस 86 इंटू 8, जो भी आंसर आएगा वो जिस डायरेक्शन में आता है उसके ऑपोजिट रिएक्शन लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 93 इंटू 10 वाली वैल्यू ज़्यादा होनी थी, तो हम अज्यूम करते हैं कि 242 इस तरफ को आया था, तो उसका रिएक्शन जो है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहा है। तो इसको भी आप एक दफ़ा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समराइज़ करके लिख दिया गया है कि 58 वैल्यू शेयर की इस तरफ को आई, यानी वी डी इज़ 58, एन डी इज़ 112.6 इस डायरेक्शन में नज़र आ रही है आपको, और जो मोमेंट है वो भी नज़र आ रही है, दैट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज 242 किलोन्यूटन मीटर्स। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। अगली एग्जांपल भी जो हम देखेंगे वो भी इसी तरह की है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आपने खुद ही करनी है। जिस तरह ऊपर किया तकरीबन उसी तरह ही है, सिर्फ ये है कि वहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड था, तो यहाँ पे यूडीएल है। और अगर आप असाइनमेंट को यहाँ पे देखेंगे इस प्रॉब्लम को, पहले स्टेप्स तो वही हैं, लेकिन जब आप आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यूडीएल जो है वो कंसंट्रेटेड लोड की शक्ल उसने इख्तियार कर ही ली है, और उसी को मतलब जिस तरह हमने पहले एग्जांपल ऊपर सॉल्व किया उसी तरह का ही आपको वो लगेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन अब आप जब एक फोर्स को एक वक्त में देखेंगे तो वो खिचड़ी आपकी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है और आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगेगा जब आप देख के एकदम घबरा जाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है।
तो समझ तभी आएगी कि जब आप एक फोर्स को एक वक्त में देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। आप चाहें तो उसको अपने पेजेस पे खुला खुला करके बना सकते हैं। तो जो अगली एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोगों को मैं ये असाइनमेंट में तो नहीं दूंगा, लेकिन ये आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं। जो ऊपर है एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व हुई है, बट आप खुद ही इसको एक दफ़ा सॉल्व करके मुझे सबमिट करेंगे ऑन गूगल क्लासरूम।